अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं यहाँ पे। इंग्लिश में एक्सप्लेन करो या उर्दू में? दोनों। जी जी जी। Before I commence this my topic on the amendment bill, we had a conference at Hubli, that is the state level conference for the advocates. We have made one amendment, what is that bill, and as well as the what is the Waqf Act. So we had some printed material wherein I had distributed. I thought that it is better that ये बुक मैं मेरे तरफ से आपके प्रेसिडेंट साहब को देता हूं कि आप कोई भी वक्फ एक्ट क्या है और वो अमेंडमेंट क्या लाना चाहते हैं उसके बारे में मैं एक बुक देता हूं, आप ये कर ले सकते हैं प्लीज। देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वक्फ एक्ट के बारे में एक अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में हाजिर किए थे। इसका एक बैकग्राउंड बताता हूं कि कभी भी ये पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है। कभी भी एक बिल या कानून बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जिसे बोलते हैं वो लोकसभा में प्रोड्यूस करते हैं। ये बिल है हम लोग लाना चाहते हैं या ये कानून बनाना चाहते हैं करके बोल के एक लोकसभा में वो बिल आएगा, जो कंसर्न मिनिस्टर रहेगा उसके बारे में बोलेगा ये क्यों लाना चाहते हैं, क्या इसके बारे में जरूरी है, लोगों के लिए जरूरी है करके बोल के ये बिल आएगा। फिर उसके बाद डिस्कशन होगा, उसके बाद लोकसभा में ये बिल पास होगी, उसके बाद वो राज्यसभा को जाएगी, वहां पे कुछ तब्दीली है या कुछ चेंजेस आना है बोले तो वो बोलेंगे, फिर वापस वो लोकसभा को आएगी। नहीं है चेंजेस मतलब या वो चेंजेस करेंगे फिर राज्यसभा जाएगी, राज्यसभा भी एक्सेप्ट करेंगे तो वो प्रेसिडेंट पास जाएगी, प्रेसिडेंट उसको असेंट देंगे यानी कि उनकी सील और सिग्नेचर रहेगी, तब वो बिल जाके कानून बनती है जो देश के लिए जरूरी है करके। वैसे ही कुछ एक कानून पहले से बनी रहते हैं, उसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। इधर क्या है उसमें प्रोसीजर बोले तो क्या क्या चेंजेस करना है, क्या चेंज आएंगे, क्यों चेंज आना है, क्यों जरूरी है ये चेंजेस, वेदर वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए वो चेंज जरूरी है या नहीं है। तो इसी तरह से आएगा, जब प्रेसिडेंट उसका असेंट देंगे, उसको सील देंगे तो वो कानून में बनेगा। जैसे कि आप देखे हैं पिछले भी कई कानून बने हैं, कहीं ये है। वैसे ही वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 प्लस रिपील ऑफ मुसलमान वक्फ रिपील बिल करके ये दो बिल पार्लियामेंट में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया। ये चेंजेस हम चाहते हैं कि ये है कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वक्फ किसे कैसे है। कोई भी इंसान जो अपनी जायदाद या अपनी ओनरशिप में है वो फॉर अ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए देना चाहता है तो उसे वक्फ कहते हैं, जो देने वाले को वाकिफ कहते हैं। इसका जब वो ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी, जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए तो वो जो ओनर है, ओनर अल्लाह ताला रहेगा हेंसफोर्थ, और ये इररिवोकेबल रहेगा यानी कि इसको वापस नहीं ले जाएगा या इसे गिफ्ट के तौर पर या इसे सेल के तौर पर या किसी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ये अल्लाह के नाम से ही रहेगा, इसे वक्फ कहते हैं। तो ये तो अभी हमारे हुजूर के टाइम से ही
वफ प्रेजेंट था है जो हजरत उमर इब्न अल खत्ताब, उन्होंने जो एक लैंड एक्वायर की थी, तो उन्होंने हुजूर से पूछते हैं इस लैंड का मैं क्या करूं, तो वो बताते हैं कि ये लैंड ऐसे यूटिलाइज होना चाहिए कि हर जरूरतमंद के लिए फायदेमंद हो, और ये लैंड जो है ट्रांसफर नहीं होना है और इसका कोई ओनर नहीं रहेगा सिवाय अल्लाह के। तो ये ऐसे होते होते आते गए, और हिंदुस्तान में ये वक्फ का कभी आया, कैसे आया, ये तो ये दिल्ली सुल्तानेट जो थी तब से ये आते गया। जो पहले इन्हों थे जो सुल्तान मुइजुद्दीन शम्स गोरी यानी मोहम्मद गोरी जो थे, उन्होंने एक जामा मस्जिद के लिए 2 शहर यानी कि 2 विलेजेस वक्फ करते हैं कि उसके मालक रहेंगे और उसकी देख रेख की जो भी रहेगी ये वक्फ, ये जामा मस्जिद मुल्तान को वक्फ करते हैं। तो तभी से आता है। फिर उसके बाद आप जैसे जानते हैं कि ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स रूल करने लगे, तो ये तो प्रॉपर्टी थी, तो ये प्रॉपर्टी के लिए मैनेजमेंट कैसा करना है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसा लेना है करके बोल के उन्होंने वक्फ बोर्ड करके बनाया था। कौन? 1913 में ब्रिटिशर्स। सो बाद में क्या बोले उन्होंने एक मुसलमान वक्फ एक्ट करके 1923 में एक एक्ट बनाए, जो एक्ट ये प्रीवी काउंसिल जो कोर्ट्स वगैरह रहते थे ना ब्रिटिशर्स के टाइम के, ये प्रीवी काउंसिल को असिस्ट करना कि कुछ भी मामला आया, कुछ भी डिस्प्यूट आया ये वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में, ये लोग उसके बारे में असिस्ट करना। तो इसके बारे में उन्होंने हेल्प लेते थे एक लीगल फॉर्म में कि एक एक्ट के हिसाब से हम लोग इनका हेल्प लेंगे, और जो भी डिसीजंस रहेगा प्रीवी काउंसिल का वो डिसीजन ए एक्ट के हिसाब से बोलेंगे करके, ये ऐसा ही था। जब इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस होने में भी तब भी एक वक्फ एक्ट आया जो 1954 में था। सो हाउ टू मैनेज दिस, जो सेंट्रलाइज करेंगे इसको, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या बोले, लेट अस सेंट्रलाइज ऑल दिस वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर वन एज अ सेंट्रल काउंसिल। वो सेंट्रल काउंसिल विल लुक आफ्टर दी, ये जो भी इसके मैनेजमेंट होंगे, देख रेख की रहेंगे, ये सेंट्रल काउंसिल करेगी कर बोल के 1954 में एक एक्ट बना। ऐसे चेंजेस होते गए 1964 में, 69 में, 84 में, कुछ कुछ तब्दीली करते गए। और ये एक्ट 1995 वक्फ एक्ट ऑफ 1995 जो एक्ट है वो बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। वक्फ बोर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड्स इन एवरी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज में सभी बनाने के लिए ये एक्ट के अंदर ये करे, और कौन इसमें वक्फ बोर्ड में रहना है, कौन इसका सीईओ होगा, और कौन कौन इलेक्ट होंगे इसको, और कौन कौन मेंबर्स रहेंगे ये वक्फ बोर्ड में करके इसमें पूरा प्रिस्क्राइब्ड दे। सो अब जो ये वक्फ एक्ट जो था 1995 का, उसके बाद थोड़े चेंजेस लाना है, इसमें मिसमैनेजमेंट हो रहा है करके बोल के एक बिल इंट्रोड्यूस किए पार्लियामेंट में। दैट इज 8 अगस्त 2024 को ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया। और गवर्नमेंट क्या चेंजेस लाती है मैं आपको उसके बारे में ब्रीफ में बोलता हूं। उसमें वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ प्रॉपर्टीज क्या है, और इसका मीनिंग ऑफ वक्फ क्या कहते हैं बोले तो ये इंग्लिश में पढ़ता हूं। ये इंग्लिश में जो बिल इंट्रोड्यूस किए हैं पार्लियामेंट में। वक्फ रेफर्स टू द प्रॉपर्टीज डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस अंडर द इस्लामिक लॉ, और एनी अदर यूज और सेल ऑफ द प्रॉपर्टी इज प्रोहिबिटेड। सो सिर्फ यूसेज के लिए यानी कि रिलीजियस पर्पस के लिए और चैरिटेबल पर्पस के लिए ही इसको वक्फ कहते हैं। और इसको जो देता है उसको वाकिफ कहते हैं, और वो खुद अपॉइंट कर सकता है एक मुतवल्ली को, दैट इज अ केयर टेकर, या इसके बारे में देखता था, और एनी अथॉरिटी यानी कि
वक्फ बोर्ड वाले उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं बताया कि हाउ वाज द ओरिजिन ऑफ दिस वक्फ, जैसे समझाया कि मैं वो प्रीवी काउंसिल वाले वक्फ बोर्ड बनाए, बाद में मुसलमान वक्फ एक्ट लेके आए, सो वो गवर्नेंस होते गया। बाद में इसका जो 1954 में जो एक्ट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था तो एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ये एस्टैब्लिश होना है, और पूरे जो प्रॉपर्टीज वक्फ के इंडिया में है उसको सेंट्रलाइज करना है। सेंट्रलाइज करके जो भी उसका मैनेजमेंट होंगे या ये होंगे उसकी देख रेखी करना, ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया ये करेगी करके बोल के 1954 में एक पावर दे ये एक्ट के अंदर के वक्फ काउंसिल बना सकते करके। वैसे ही 1995 का जो एक्ट आया उसमें एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी शैल हैव वन वक्फ बोर्ड करके। सो 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ है उसमें कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहना है, एफिशिएंट मैनेजमेंट रहना है, तो इसके लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं करके बोल के 2013 में भी अमेंडमेंट्स किए, और 2022 में भी थोड़े अमेंडमेंट्स इफ वक्फ एक्ट में इंक्लूड किया गया है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, वेदर दिस वक्फ प्रॉपर्टी कैन बी रिवोकेबल। एक बार तुम वक्फ करके दिए बोले तो उसको वापस ले सकता है क्या खुद, या ये प्रॉपर्टी को दूसरे को सेल कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं क्या करके, इट इज क्या बोलते हैं, वो रिवोकेबल नहीं हो सकता। एक बार वक्फ, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। और ये बिल केस में वो फिर बोलते हैं कि विच आर द मुस्लिम कंट्रीज हैविंग वक्फ, क्या सभी मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ अवेलेबल है क्या? बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो वक्फ एक्ट और वक्फ प्रॉपर्टीज करके बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में नहीं है। ये इसका सपोर्ट लेके वो बिल में इंट्रोड्यूस किए हैं। और हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डज द वक्फ बोर्ड कंट्रोल्स? दैट इज राउंड अबाउट 8.7 lakh properties spanning for 9.4 acres across India, and it is estimated at 1.2 lakh crores उसका वैल्यूएशन है करके ये बिल में इंट्रोड्यूस किए हैं। और इट इज द थर्ड लार्जेस्ट बोर्ड या वक्फ जिसके पास लैंडेड प्रॉपर्टीज है आफ्टर द डिफेंस एंड रेलवेज इन इंडिया में। और वक्फ एस्टेट्स, कितने वक्फ एस्टेट्स है? दिस इज एज पर द रिकॉर्ड गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो मैं बोल रहा हूं दिस इज बीन गिवन। ये 3,56,051 वक्फ एस्टेट्स आर रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ बोर्ड थ्रू आउट इंडिया। इसमें उत्तर प्रदेश में 1,24,735 प्रॉपर्टीज वो उत्तर प्रदेश में ही है, और करीबन एक 30 to 32,000 प्रॉपर्टीज कर्नाटका में है अंडर वक्फ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में। और वैसे ही हाउ मेनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज रहता है करीबन 8,72,328 प्रॉपर्टीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर अंडर द कंट्रोल मैनेजमेंट एंड द take care of the properties are under the waqf boards. And same way even movables property can be done waqf. जो भी ये movable properties रहता है उसको भी waqf कर सकते हैं। इसमें movable properties में shares, debentures या कुछ भी movable जो रहते हैं that is included। वो करीबन एक 16,713 मूवेबल प्रॉपर्टीज हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ। फिर इसमें भी तमिलनाडु में ज्यादातर 8,000 करीबन 8,000 प्रॉपर्टीज मूवेबल प्रॉपर्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर द वक्फ बोर्ड्स। और
प्रीवियसली भी क्या बोले, इसको डिजिटलाइजेशन करना है। जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो सब रिकॉर्ड्स जैसा डिजिटलाइज हो रहे हैं, वैसे ही ये प्रॉपर्टीज भी जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर आते उसको भी डिजिटलाइजेशन करना है कर बोल के उसको डिजिटलाइजेशन किए हैं। करीबन 3,30,000 प्रॉपर्टीज आर ऑन रिकॉर्ड विच हैव बीन डिजिटलाइज्ड बाय द वक्फ बोर्ड्स थ्रू आउट इंडिया। सो अब ये बोलने के बाद तो ये अमेंडमेंट क्यों चाहिए, अमेंडमेंट क्यों लाना चाहते हैं करके बोल के उसके भी एक लिस्ट दिए है उन्होंने, क्या क्या है अमेंडमेंट क्यों चाहते हैं करके बोल के। एक तो मेजर ये है बोले तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दिस मुतवल्लिस और एनी पर्सन हु इज मैनेजिंग दिस प्रॉपर्टीज। इसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंट नहीं दे रहा है, कोई ये प्रॉपर्टीज को कैसा पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है इसके बारे में अकाउंटेबिलिटी नहीं। सो ये हम लोग अकाउंटेबिलिटी लेकर आने के लिए ये अमेंडमेंट ला रहे हैं। दिस इज, और ये प्रॉपर्टी इरिवोकेबल है, वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ। ये ऐसा कैसा हो सकता है करके बोल के उन्होंने ये रिवोक भी कर सकते हैं कर बोल के वो भी एक चेंजेस लेकर आने वाले। सो मैं इसके बारे में व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ ये आगे बोलूंगा। सो ये इरिवोकेबल रहने की वजह से ये प्रॉपर्टीज को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसका पोजीशन ले नहीं सकते हैं करके बोल के वो भी क्लॉज डाले हैं कि ये इरिवोकेबल रहने से तकलीफ होगी या कुछ चेंजेस नहीं लेकर सकते हैं करके बोल के वो बोलते हैं। और लिटिगेशन और मिसमैनेजमेंट, और आप देखे रहेंगे बहुत हत्ते वक्फ बोर्ड के खिलाफ होंगे या वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में होंगे, वो लिटिगेशन चल के ही है, लिटिगेशन चल के है तो लिटिगेशन चलते रहे बोले तो उसका यूटिलाइजेशन बरोबर तरीके से नहीं होगा। जो ये प्रॉपर्टी से यूटिलाइज होना है, जो लोगों को सोसाइटी के लिए कुछ उसका हेल्प होना है, वो हेल्प नहीं हो रहा, तो लिटिगेशन में जा रहा है, लिटिगेशन जाएंगे स्टे रहेगा, कुछ उसका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा करके बोल के वो लिटिगेशंस के लिए भी दे वांट टू ब्रिंग सम चेंजेस। और इसका एक जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। क्या है भाई इसमें, क्या कैसा ये कर सकते हैं, कहां पे डिस्प्यूट है बोले तो वेदर द सिविल कोर्ट्स आर एंटाइटल्ड टू एंटरटेन दिस टाइप ऑफ सूट्स। तो वक्फ एक्ट तो प्रोहिबिट करता है, सिविल कोर्ट्स को नहीं जा सकते कोई डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू द वक्फ प्रॉपर्टी, वो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको जाना है, उधर कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो वो डिसाइड करेंगे और वो जजमेंट अपीलेबल नहीं है, जो ट्रिब्यूनल देता है इट इज अ फाइनल करके है। सो यू कैन गो, आप हाई कोर्ट को भी जा सकते हैं, अंडर अ रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट जाते हैं, उसमें आप रिवीजन पावर्स पूछ के जा सकते हैं। तो इसके एक जुडिशियल ओवरव्यू नहीं, ओवरसाइट ही नहीं है करके बोल के वो भी ये पॉइंट गवर्नमेंट बताती है कि देयर इज नो जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ दिस एक्ट करके। और ये अनसेटिस्फैक्टरी सर्वे रिपोर्ट्स और सर्वे वर्क, कितने प्रॉपर्टीज है उसके सर्वे ही नहीं हुए, बहुत होते इसमें नोटिफिकेशंस हुए, लॉज लेकर आए। अभी तो गुजरात में ले लो, मध्य प्रदेश में ले लो, जहां पे सर्वे करो करके बोल के करीबन 2000 में ऑर्डर देने के बावजूद भी आज तक सर्वे कमेंस ही नहीं हुआ है वक्फ प्रॉपर्टीज का। देयर इज नो सर्वे एट ऑल, वो वैसा ही स्टैंड स्टिल है। सो व्हेन देयर इज नो सर्वे बीन डन, सो इसके लिए हम लोग एक सर्वे के लिए एक चेंजेस लाना चाहते हैं। तो चेंज लाएंगे तो उसके बराबर कितना प्रॉपर्टी है, कितना मेजरमेंट रहेगा, ये सभी चीज आएंगे बोल के चेंजेस लाने के लिए एक सर्वे के लिए के बारे में भी उन्होंने मेंशन किए हैं। और मिसयूज ऑफ सेक्शन 40 ऑफ दी वक्फ एक्ट जो है, ये इससे मिसयूज हो गया है कि बोले तो जो भी वक्फ बोर्ड बोलेगी ये प्रॉपर्टी मेरी है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी करके उसमें दिलाए। सो सेक्शन 40 हम लोग डिलीट करें। देयर इज नो पावर फॉर द वक्फ बोर्ड दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ कर बोलने का यही नहीं है। वो जाएंगे किसी को भी बोलेंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी हमारी है तो वो प्रॉपर्टी होगी करके बोल के वो इधर बताते हैं कि सो वी वांट टू रिमूव दिस क्या बोलते सेक्शन 40 फ्रॉम द वक्फ एक्ट। सो वेरी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अ पर्सन शैल बी नॉट कंडेम्ड अनलेस एंड अंटिल ही इज हर्ड, ये सब प्रिंसिपल्स साइड जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल का होंगे या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सभी
कुछ नहीं आता, तो ये सेक्शन 40 रहने के वजह से एक चीज नहीं होगा, तो हम लोग सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट डिलीट कर रहे हैं करके वो इंट्रोड्यूस करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वक्फ एक्ट तो लेकर आए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आर्टिकल 14 बोलते हैं ऑल आर इक्वल, सभी के लिए एक ही कानून रहना है करके। फिर इनको स्पेशल क्यों कानून, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों ये स्पेशल कानून रहना? तो ये इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही रहेगा, कौन सा भी लॉ नहीं रहेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिट होना, तो वही एक्ट रहेगा। तो दिस वक्फ एक्ट जो बोलते हैं इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, कोई उनको राइट्स नहीं है, सो इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बोल के वो इंट्रोड्यूस करें। और देर आर कंप्लेंट्स अगेंस्ट दिस मुतवल्लीज और अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट करके बोल के राउंड अबाउट इन द ईयर 2022-23 194 कंप्लेंट्स वेर देर अगेंस्ट द एनक्रोचमेंट्स एंड 93 कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑफिशियल्स, जो वहां पे ऑफिशियल्स काम करते हैं ये करप्ट हो गए हैं। करप्शन बहुत है वक्फ बोर्ड में, तो करप्शन बहुत है, तो उसको हम लोग रिस्ट्रेन करने के लिए जब इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग चेंजेस लाना नहीं लाना, तो इनका प्रेजेंटेशन ये है कि गवर्नमेंट का सो इतने कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो हम लोग ये एक्ट चेंज करना चाहते हैं। फिर उसके बाद लिटिगेशंस, कितने केसेस हैं? करीबन 40,000 केसेस पेंडिंग है ट्रिब्यूनल में। ये 40,000 में सिर्फ 9,000 ऑड केसेस मुसलमानों ने डाला है, बाकी के अदर देन मुस्लिम्स हैव फाइल्ड दिस, राउंड अबाउट 30,000 केसेस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट द वक्फ बोर्ड और एनक्रोचमेंट ऑफ द वक्फ बोर्ड और ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टीज के इसके ट्रिब्यूनल में अभी भी पेंडिंग है। सो ये इशू चेंज क्यों, क्या था ये मेन इशू कर बोले तो आप जैसे जानते हैं, आप न्यूज वगैरह में सुने होंगे, एक तमिलनाडु में एक विलेज है, उसका नाम तिरुचेंतुराई विलेज। ये तमिलनाडु में एक है, एक फार्मर जो अपनी लैंड, जो अपनी खेती बेचना चाहता था। जब वो बेचने के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस को गया तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस वाले क्या बोले, नहीं ये पूरा गांव वक्फ है, इट इज बीन रजिस्टर्ड अंडर वक्फ। सो वक्फ वाले क्या करके बोलते हैं, जब ये वक्फ प्रॉपर्टी है, पूरा विलेज इज वक्फ है, तो इसका एक वैल्यूएशन, जीरो वैल्यूएशन करो करके वक्फ बोर्ड वाले सब रजिस्टर को दे। देयर इज जब जीरो वैल्यूएशन रहता है दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। सो रजिस्ट्रेशन जैसे आप जानते हैं कि उसका स्टैंप ड्यूटी देना है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह देना है, जब उसका वैल्यू ही नहीं है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन करने नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो ये विलेज है तमिलनाडु में, सो यहाँ पे इश्यू होता है। सो ये विलेज नवाब अनवरुद्दीन खान इन द ईयर 1956 वक्फ करे रहता है ये पूरा विलेज। सो जब ये विलेज ही वक्फ था तो ये नहीं था, तो ये जो ऑर्डर वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर था तो जीरो वैल्यूएशन करो करके, दिस हैज बीन स्टेड बाय द मिनिस्ट्री। अभी तो ऐसा जब सेल ही नहीं हो रहा है बोले तो इसके लिए ये एक प्रॉब्लम है। फिर वैसे जैसे कि आप जानते हैं बेंगलुरु ईदगाह ग्राउंड का, अब इसमें दो चीजें हैं, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय सर्विस। दैट इज वक्फ बाय यूजर बोले तो वो सालों से हम लोग उस पे नमाज पढ़ रहे हैं, या वो ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, या मुसाफिर खाना है, ये दिस इज वक्फ बाय यूजर। कोई राजा महाराजा दिए रहते हैं, वक्फ करे रहते हैं, इट हैज बीन यूज्ड एज अ वक्फ, उसकी कोई ओनरशिप नहीं रहता, दिस इज वक्फ बाय यूजर। सो वैसे ही जो ईदगाह मैदान 1850, बेंगलुरु ईदगाह मैदान 1850 से इट हैज बीन यूज्ड एज अ ईदगाह मैदान, वहां पे नमाज होती। तो इसके बारे में लिटिगेशन चल को है, हाई कोर्ट में भी ये पेंडिंग है केस। सो जब ये यूज का उसका ओनरशिप ही नहीं है, ओनर ही नहीं है, तो ये कैसे करके बोल के गवर्नमेंट ये एक एग्जांपल देती है अपने बिल में इंट्रोड्यूस करे है। वैसे ही एक सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये जो कॉर्पोरेशन सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है, ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है। इसके बारे में भी हाई कोर्ट में इसके बारे में भी स्टे है, ये कैसा हो सकता है, कॉर्पोरेशन बिल्डिंग ये क्लेम कर रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले। सो इसके बारे में भी
देयर इज नो सच दैट ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी रहने के बावजूद भी वक्फ वांट्स टू एक्वायर इट, वो ले लेना चाहते हैं। जब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ले रहे बोले तो फिर गवर्नमेंट पास बचा क्या, उनका कहना ये है। फिर वैसे ही एक जो गुजरात में बेट द्वारका करके एक 2 आइलैंड्स हैं, ये 2 आइलैंड्स भी वो भी वक्फ करके बोल के गुजरात वक्फ बोर्ड क्लेम करी हो, ये पूरे आइलैंड ही है करके बोले कि वहां के भी हाईकोर्ट गया, बोले आप कैसा पूछ सकते हैं सभी ऐसा आइलैंड से आइलैंड आप वक्फ प्रॉपर्टी है बोले तो ये सब नहीं चलता। तो ये एग्जाम्पल्स देते हैं। ये इतना ही नहीं, और एक शिव शक्ति सोसाइटी गुजरात में सूरत में कि एक जगह रहती है, वो जगह को वक्फ करके जाता है, वो हाईकोर्ट को पहुंचते हैं, केस उधर के सोसाइटी वाले केस डालते हैं, नहीं अगर कोई भी 1 लाख अपार्टमेंट ले लिया, कल को उसको वक्फ करा, वक्फ करने के बाद वहां नमाज पढ़ने का चालू करे तो वो सोसाइटी वाले को तो डिफिकल्ट होगी, जहां पे कोई वो सोसाइटी के मुस्लिम्स नहीं रहते हैं। सो ये बोल के ये केस भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। सो इसके बारे में भी डिसीजन होना बाकी है। सो आप ऐसे ही किसी को भी कौन सी भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते हैं कर बोल के ये करते हैं। सो अब मिनिस्ट्री अमेंडमेंट लेकर आना चाहते हैं। क्या अमेंडमेंट चाहते हैं? ये इतना तो प्रॉब्लम्स बोले, ये प्रॉब्लम्स है तो इसके लिए हम लोग अमेंडमेंट लाना चाहते हैं करके। सो उसके लिए क्या ये करते हैं, वाइडनिंग द बेस ऑफ द सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट बोर्ड, एवरी स्टेट बोर्ड कॉम्पोजिशन। सो इसमें कौन मेंबर रहेगा कौन नहीं रहेगा के बारे में है। फिर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मुतवल्लिस, जो केयर टेकर है, वो जो कौन देख रेख कर रहा है, जो मुतवल्ली है, उसके क्या रोल्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफाइन नहीं है प्रीवियस एक्ट में। सो हम लोग ये इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और रीस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल, ये ट्रिब्यूनल में कौन मेंबर्स रहना है, कौन ये इसका फंक्शनिंग कैसा रहेगा, ये ट्रिब्यूनल क्या कैसा जजमेंट्स देना है करके बारे में भी करेंगे। एंड इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोसेस लाएंगे हम, उसकी तरह आप वक्फ बोर्ड्स रजिस्टर करना है ये प्रॉपर्टीज को। और डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल्स, हर प्रॉपर्टी का एक टाइटल रहता है, उसका ओनर कौन है वो भी डिक्लेरेशन करेंगे। बाद में सर्वे ऑफ वर्क प्रॉपर्टीज, वक्फ प्रॉपर्टीज का बहुत होते हैं, प्रॉपर्टीज का सर्वे नहीं हुआ, बहुत होते एनक्रोचमेंट्स हुए हैं, बहुत होते इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, ट्रेसपासर्स है। सो उसके बारे में हम लोग सर्वे करेंगे वक्फ प्रॉपर्टीज कैसा रहेंगे। और नॉट ओनली सर्वे एंड म्यूटेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, इसका म्यूटेशन कहां से, म्यूटेशन में प्रॉपर्टी कब एस्टेब्लिश हुई, फर्स्ट उसका ओनर कौन था, फिर उसके बाद कौन है और आज कौन है, उसका टाइटल कैसा फ्लो हुआ है, उसके बारे में हम लोग म्यूटेशंस भी करेंगे। और फाइलिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द मुतवल्लिस बताना है कि कितना इनकम आया है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, अकाउंटेबिलिटी के लिए अकाउंट्स मुतवल्ली देना है। बाद में रिफॉर्म्स इन फाइलिंग एनुअल अकाउंट्स, इसको ऑडिट करना है, इसके बारे में फाइनल एनुअल रिपोर्ट देना है सब प्रॉपर्टीज के बारे में। देन रिव्यू ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू इवैक्यूएस प्रॉपर्टीज और लिमिटेशन एक्ट। और एक खासियत वो जो प्रीवियस जो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 है उसे लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। लिमिटेशन एक्ट बोले तो कुछ भी डिस्प्यूट रहा तो उसको एक लिमिट रहता है, उसके अंदर ही आप बोलना। आप कुछ भी एक कुछ हादसा हुआ है या कुछ भी एक इंसिडेंट हुआ है और कुछ आपका राइट इफेक्ट हो रहा है तो उसको एक लिमिट रहता है, वो लिमिट के अंदर ही आप जाएंगे बोलेंगे। अब जैसा बोलते हैं ना वैलिडिटी, वैसे ही एक लिमिटेशन एक्ट है। बट ये लिमिटेशन एक्ट वक्फ एक्ट को अप्लीकेबल नहीं था, नहीं है लिमिटेशन एक्ट। बाद में साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, साइंटिफिकली ये प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए ये चीज हम लोग लेकर आना चाहते हैं। दिस आर दी अमेंडमेंट्स विच वी वांट टू इंट्रोड्यूस इन आवर बिल करके बोलते हैं। एंड हु आर द स्टेक होल्डर्स, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स विल बी द एक्स ऑफिसर ऑफ दिस वक्फ काउंसिल्स। और ये जो भी इधर के मिनिस्टर रहेगा स्टेट का, ही विल बी द मेंबर ऑफ दिस वक्फ बोर्ड्स करके। हाँ, और एक ये बोलते हैं कि ये जो
प्रॉपर्टीज हैं, एज पर द सच्चार कमिटी रिपोर्ट, उन लोग सच्चार कमिटी रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, ओनली 10% ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज और मार्केटेबल यूसेज में लेकर आए बोले तो इससे ओनली 10% ऑफ दिस प्रॉपर्टी विल हैव अ रेवेन्यू ऑफ 12,000 crore rupees. 12,000 crore rupees ऑफ एनुअल इनकम विल बी देयर फॉर दी, ये करके सच्चार कमेटी में बोलते हैं. तो ये पॉइंट सच्चार कमेटी का लिया गया है, लेकिन पूरा रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में गवर्नमेंट बात नहीं करती, लेकिन सिर्फ जो वो एक पॉइंट है 10% ऑफ प्रॉपर्टी विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी करके बोल के उसका रेवेन्यू आएगा एक करीबन 12,000 करोड़. सो ये भी इंट्रोड्यूस किए हैं उन्होंने. और इसमें रिकमेंडेशन दिए हैं उन्होंने, क्या क्या है, हाउ दिस फंक्शन ऑफ दिस वक्फ बोर्ड शैल बी देयर एंड वक्फ काउंसिल्स रहना चाहिए करके बोल के. एक तो अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट दे वांट टू चेंज द नेम ऑफ द वक्फ एक्ट 1995. उसको चेंज करके दे वांट टू नेम इट एज यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995. इतना बड़ा नाम वक्फ एक्ट के जगह दे वांट टू चेंज इट एंड ब्रिंग दिस एंड गिव द नेम. और फॉर्मेशन ऑफ द वक्फ कैसा होता है, सो एक तो डिक्लेरेशन से रिकग्नाइज बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ द वक्फ बाय यूजर, और एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ द सक्सेशन एंड्स. जो वक्फ आला औला जो है, दैट इज इनहेरिटेंस जो है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है. और कौन वक्फ कर सकता है, जो हु प्रैक्टिस इस्लाम फॉर 5 years, जो इस्लाम प्रैक्टिस करता है 5 साल के लिए, वही वक्फ कर सकता है. तो मैं आज मुसलमान हूं, मैं वक्फ करना चाहता हूं बोले तो नहीं, आई शुड बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 5 years, आई शुड हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर 5 years, देन ओनली आई कैन गिफ्ट और गिव इट एज अ वक्फ. और इसमें इट रिमूव्स द वक्फ बाय यूजर. वक्फ बाय यूजर है बोले तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है. वेयर द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डीम्ड टू एज अ वक्फ बेस्ड सोली ऑन द प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अ रिलीजियस पर्पस. फॉर एग्जाम्पल हमें 200 साल से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं बोले तो इट इज बाय वक्फ बाय यूजर, वो एप्लीकेबल नहीं होता. आप सालों से पढ़ रहे बोले तो उसको क्या संबंध नहीं, उसका टाइटल है क्या, ऐसा इंट्रोड्यूस कर रहे हो. It also adds that waqf ala aulad must not result in the denial of inheritance right to the donors, heirs including women's right. So और एक इधर ये है जो वक्फ आलो औलाद, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो इंसान वक्फ करता है उसका जो रेवेन्यू और इनकम आता उसके लीगल हेयर्स में यूज कर सकते हैं करके. कब तक, वो लीगल हेयर्स इधर मेल डोमिनेशन भी है फीमेल भी है. अगर कुछ चाहिए तो वो फीमेल को दे सकता है और फीमेल को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं. इसमें जब एक्सक्लूड करते हैं तो इट कम्स ओनली मेल. अभी एक खानदान में एक औलादी नहीं हुई, मेल नहीं हुई बोले तो ऑटोमेटिकली इट कम्स टू एन एंड. उसके बाद जिसका भी जो भी उसका रेवेन्यू आएगा, इनकम आएगा, दैट विल बी यूज फॉर द जनरल पब्लिक. इसके लिए यानी कि जो मुसलमान के डेवलपमेंट के लिए होगा. तो इसमें इंट्रोड्यूस करके क्या करते हैं, जो इस्लामिक राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि डबल द शेयर ऑफ डॉटर्स इस्लाम बोलता है. तो लड़के को 2 शेयर आएंगे, लड़की को 1 शेयर आएंगे. इसमें वो मिटा के इक्वल शेयर, लड़की रहे तो भी इक्वल, लड़का रहे तो भी इक्वल शेयर. दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द वेरी प्रिंसिपल ऑफ योर इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो इधर चेंजेस लेके आए. देन गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज एज अ वक्फ, कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ बोलने की इजाजत नहीं है. सो बाद में पावर टू डिटरमाइन इफ द प्रॉपर्टी इज वक्फ. सो ये बिल इंट्रोड्यूस होने से कौन डिसाइड कर सकता है ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या वक्फ की है, कि इसके बारे में दें. और सर्वे करने के बारे में दें. और सेंट्रल वक्फ काउंसिल
और ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कैसा रहता है, एक तो मेंबर्स पूरे मेंबर्स मुस्लिम्स रहते हैं, द एमपी विल बी द मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, द बार काउंसिल मेंबर विल बी द ये, और रिटायर्ड जज विल बी द मेंबर, और स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर विल बी द, और पर्सन हु इज बीन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल में ही विल बी द मेंबर। वैसे सेम चीज स्टेट वक्फ बोर्ड में आता है, इसमें भी द मिनिस्टर विल बी द मेंबर एंड एनी person who has been elected to the bar council, Muslim will be the member, any scholar will be the member, ये सभी मुस्लिम्स हैं। तो इसमें उन्होंने चेंजेस करके नॉन मुस्लिम्स विल बी द मेंबर करके लेकर आए, एनी नॉन मुस्लिम विल ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ द वक्फ काउंसिल एज वेल एज द मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड। एंड दे से दैट अबाउट द जेंडर, मिनिमम ऑफ 2 women shall be the member of this वक्फ बोर्ड। स्टेट वक्फ बोर्ड में भी स्टेट या सेंट्रल काउंसिल में 2 वुमेन, ऑलरेडी 2 वुमेन है इसमें। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में ये ट्रिब्यूनल कैसा कॉन्स्टिट्यूट करना है, सो इसमें एनी डिस्ट्रिक्ट जज, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज रहता है प्रेजेंटली हु इज वर्किंग, ही विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट ट्रिब्यूनल who will decide the issue. वो कार्ड के any even the retired district judge can be the member of this tribunal, or current or former officer of a rank of a joint secretary to the state government will be the member of this वक्फ tribunal. और appeal on the orders of the tribunal. So यहाँ पे अपील नहीं था, रिवीजन था, रिवीजन अलग अपील अलग है, वो लीगल टर्मिनोलॉजी है। सो यू कैन नॉट अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर बट यू कैन गो इन फॉर रिवीजन अगेंस्ट द हाई कोर्ट। वो कार्ड के अपीलेबल करें, अगर ट्रिब्यूनल कुछ भी ऑर्डर करा है तो उसके लिए अपील रहेगा, और उसमें लिमिटेशन एक्ट ऑफ 90 days, विद इन 90 days यू हैव टू अपील टू द हाई कोर्ट। तो वो इंट्रोड्यूस किए हैं। और द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैनेज, टू हैव अ सुपरविजन, टू हैव द ऑडिट ऑफ दिस all the properties has been introduced, and not only this, to have a separate वक्फ board for the बोहराज and आगा खानिस, इनके लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाना है। they are not included in this वक्फ, so we'll have a separate board for the, जैसे कि हमारा शिया वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है। so इसमें ये इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ एनी property or which is 15% belonging to Shia, they will have a separate वक्फ बोर्ड, उनके लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड करेंगे करके बोल के। वैसे ही ये आगा खानिस और बोहराज के लिए सेपरेट वक्फ बोर्ड रहेगा करके। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल विच हैज बीन प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। सो अब ये बिल तो प्रोड्यूस सबमिट किए हैं पार्लियामेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि बाद में बिल सबमिट हुआ, देयर वाज लॉट ऑफ प्रोटेस्ट फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज, देन द गवर्नमेंट हैज टू एक्सेप्ट, उसके दबाव में आना पड़ा। आने के बाद क्या बोले, वी विल सेंड दिस टू रिव्यू दिस बिल टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें के 31 मेंबर्स का एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए हैं। 21 मेंबर्स आर फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 मेंबर्स आर फ्रॉम द राज्यसभा। वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज वाले उसमें इन्वॉल्व हैं। सो दे हैव टू गिव अ रिपोर्ट टू दी पार्लियामेंट इन द विंटर सेशन, दैट इज बिफोर दिसंबर। उनको क्या क्या है, कहाँ कहाँ खामियां हैं, कहाँ कहाँ करके बोल के। इतना ही नहीं, इसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हुई, एक पब्लिक से ऑब्जेक्शन और सजेशन बुलाई। जैसे कि आप सभी लोग वो QR कोड करे, सभी लोग ऐसा, जैसे कि मैंने भी सबमिट किया है ऑब्जेक्शंस वगैरह, ऐसा सब लोग करे हैं। करीबन एक 8 लाख सजेशंस आए हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने। सो अब ये इतना तो इंट्रोड्यूस किए, ये एक्ट में हम लोग इतनी खामियां हैं, हम लोग चेंज लाना करके। क्या ये जरूरी है चेंजेस लाना? क्या ये चेंज लाने से मुस्लिम्स को क्या इफेक्ट होगा, माइनॉरिटीज को क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में डिस्कशन है। सो इसके बारे में क्या क्या डिफिकल्टीज आते हैं। एक तो फर्स्ट तो इसमें सेक्शन 2 क्या है,
चेंज ऑफ नेम। अगर आप सचमुच ही कुछ बेहतर चाहते हैं, आप करके दिखाओ, कहने से ज्यादा करके दिखाओ। आप इतना लंबा नाम क्यों दे रहे हैं? वह फैक्ट इज एक्ट वो मैनेजमेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही बनाया गया है। तो आप बोलेंगे कि ये एम्पावरमेंट के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, इतना बड़ा नाम देने से दैट डजंट मेक एनी चेंज इसके बारे में। सो नाम चेंज करने से कुछ ये नहीं होता। दैट इज वन ऑब्जेक्शन, व्हाई डू यू वांट टू चेंज द नेम। और इसके बाद द पावर टू द कलेक्टर, दैट इज अ डेप्टी कलेक्टर, हैज बीन गिवन मोर। अभी ये डेप्टी कलेक्टर, अभी कुछ भी डिस्प्यूट रहेगा पर्टेनिंग टू द वक्फ, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डेप्टी कलेक्टर। डेप्टी कलेक्टर किसके कंट्रोल में रहता है? दैट इज द सेंट्रल के डायरेक्शन से ही काम करना पड़ेगा उसे। तो इधर आपको फैसला मिलेगा या ही वोंट एक्ट अंडर बायस, या किसके भी दबाव में आके नहीं करेगा करके बोलने का बहुत ही है। व्हेन दैट वर्क हैज बीन डन बाय द वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड बोलती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है करके, सेक्शन 40 के अंदर पावर्स है, डिस्क्रिशनरी पावर्स है जब बोलेगे। और वही नहीं होता है, जब कोई वक्फ बोर्ड बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ, इतना ही नहीं, ही कैन अप्रोच द एग्रीव्ड पर्सन, कैन अप्रोच द ट्रिब्यूनल। द ट्रिब्यूनल जो बोलेगी वही फाइनल होगा। ये नहीं कि वक्फ बोर्ड बोलेगी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वक्फ की हो गए, जैसे कि प्रेजेंट कर रहा है। मैं कहां पे भी रखूंगा, मैं जाके ट्रेन के डिब्बे पे रखेगा, ये दिस प्रॉपर्टी इज वक्फ, बोले तो वक्फ हो जाएगी? नहीं होगी। तो जब ये नहीं होगी बोले तो इफ एट ऑल द पर्सन हु इज एग्रीव्ड, वो जो प्रॉपर्टी है वक्फ है, तो वो ऐसे ही डिक्लेयर नहीं करेंगे वक्फ। उसको भी एक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लियरली सेड दैट व्हेनेवर अ वक्फ बोर्ड टेल्स दैट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वक्फ, it has to give an explanation why, how this property belongs to the waqf। ये प्रॉपर्टी कैसे वक्फ को बिलोंग करती है, उसका एक्सप्लेनेशन है। ऐसे ही जैसे जो पिक्चर बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट बताना चाहती है, कोई भी जाएगा वक्फ बोलेगा तो ये वक्फ प्रॉपर्टी, वैसा नहीं रहेगा। देयर इज अ एक्सप्लेनेशन, देयर इज अ रीजन व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज वक्फ। इफ द पर्सन इज एग्रीड, यानी कि किसको भी उसकी वो ऑर्डर से तकलीफ है तो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में अप्रोच करेगा, द ट्रिब्यूनल विल गिव, ट्रिब्यूनल विल असेस आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है, सब आपके क्या डॉक्यूमेंट है, ये दोनों चेक करने के बाद फैसला सुनाएगी। वो फैसला इससे भी नाराज है, एग्रीड पार्टी है, ही कैन गो इन रिवीजन टू द सुप्रीम हाई कोर्ट अंडर 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसके आर्टिकल के अंदर। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, जो ये पिक्चर ऐसा बता रहे हैं करके। सो अब यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो पावर्स देते हैं कि ही हैज टू assess whether this property belongs to waqf or government or any other person। हाँ, सो और एक इधर आगे क्या है बोले तो if there is a dispute, कोई भी डिस्प्यूट रहता है, उसका फैसला आने के बाद इसका मालक यही था या कोई और है, ये आएगा। लेकिन इसमें एक्ट में क्या बोलते हैं, once that dispute comes before the deputy collector, the deputy collector has to change the name in the record। अब इस पे एक वफ प्रॉपर्टी करके हमारा रिकॉर्ड पे है, म्यूटेशंस हैं, वो चेंज करके छोड़ना। कब तक? फैसला हुए तक। उधर गवर्नमेंट करके लिख के छोड़ना हो, फैसला होने के पहले ही हैज बीन गिवन द पावर दैट दिस प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड एंड फॉर दैट टाइम बिंग द ओनर्स आर गवर्नमेंट करके लिखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू अफेक्ट योर राइट। अब कोई भी प्रॉपर्टी वफ किए रहते हैं, वफ प्रॉपर्टी करके लेके रहते हैं, बाद में वो गवर्नमेंट करके लेके बोले तो इजी फॉर यू टू रिटेन इट, इजी टू टेक इट बैक। जैसे आप जानते हैं दूसरे कहीं पे भी गवर्नमेंट करके लिखा रहता, सरकारी करके, इट इज नॉट सो इजी। सो इसमें क्या है, लिटिगेशन पे लिटिगेशन करते रहो, तुम्हारा पूरा वक्त इधर ही लगाते रहो, आप दूसरे इसमें मत आओ करके बोल के इनडायरेक्टली द गवर्नमेंट इज डूइंग दिस वन। फिर इसमें क्या बोलते हैं, अब मैं बोला जैसे कि इनहेरिटेंस लॉ, इनहेरिटेंस में इट इज अ कोडेड लॉ फॉर अस दैट इनहेरिटेंस किसको कितना शेयर जाना है, इट इज फिक्स्ड, देयर इज नो डिफरेंस। अब राइट टू इक्वालिटी का भी ये लेके आएंगे तो भी फिर भी व्हेन देयर इज अ पर्सनल लॉ दैट प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ,
सो अब हमारा पर्सनल लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है हमारा। सो लड़के को कितना मिलना, लड़की को कितना मिलना, माँ को कितना मिलना, बीवी को कितना मिलना, सब कुछ लिखा हुआ, वही बेसिस पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इधर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दे हैव इंट्रोड्यूस अबाउट द इनहेरिटेंस लॉ ऑल्सो। इनहेरिटेंस लॉ लेके आके उधर राइट टू इक्वालिटी बोले सरकार, इवन गर्ल्स हैव बीन, वुमेन हैव बीन गिवन इक्वल राइट। जब इधर वफ एक्ट के नीचे आपको इक्वल राइट दे रहे हैं, तो वेरी पर्पस ऑफ योर पर्सनल लॉ इज डिफीटेड। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? व्हेन इट हैज गिवन यू अ राइट अंडर आर्टिकल 25, 26, राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपोगेट योर रिलीजन। सो इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट बोले तो जो मेरा इस्लाम बोलता है, जो मेरा दीन बोलता है, मैं वही करूंगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझको राइट दे रहा है कि हाउ इट हैज टू बी डिवाइडेड as per your personal law, I am going to divide. Again it is been affected by introduction of this law of inheritance. ये भी जरूरी नहीं है कि ये इंट्रोड्यूस करे ये लोग, ये इसमें हमारा पर्सनल लॉ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। देन अब ये बोलते हैं कि ये जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल जो सिविल कोर्ट्स का राइट काट लेके छोड़ा ये एक्ट के हिसाब से। ये एक्ट के हिसाब से जब सिविल कोर्ट का राइट चले गया, तो कोई भी पर्सन कैन नॉट अप्रोच द सिविल कोर्ट। स्टिल देन दिस ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो गवर्न अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। यहां पे भी वही लॉ जो है वो प्रोसीजर। ये ट्रिब्यूनल क्यों बनाया गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ द लिटिगेशन, डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू सर्टन फैक्ट्स है, सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में ही डिस्प्यूट है। सो ये आप जैसे कि सोच सकते हैं कि देयर इज अ सेशंस कोर्ट है जो पे क्राइम, मर्डर होंदे, डकैती होंदे, वो ट्राई करता है। जो छोटा मोटी चोरी होती है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट करता है। देयर इज अ डिफरेंस, बोले तो बाइफर्केशन है। जो ये बाइफर्केशन है, सो वैसे ही ये भी एक बाइफर्केशन है। अब पोस्को एक्ट आया है, any person who rapes or have any sexual contact with a minor shall be tried by the special court. क्या whether that special court is not been governed under the CRPC के हिसाब से जो कानून है वही कानून से ये कर रहा है। क्यों बोले तो डिस्पोजल shall be at early, इसलिए तो वो स्पेशल कोर्ट बनाया गया। इसमें डिले नहीं होना है। जो रेगुलर कोर्ट्स में जो डिले होते हैं बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ प्रोसीजरल एस्पेक्ट, ये डिले नहीं होना है, जस्टिस जल्दी मिलना है करके स्पेशल कोर्ट बने। द सेम वे द ट्रिब्यूनल आल्सो हैज बीन फॉर्म। ट्रिब्यूनल में जहां पे कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो जल्दी होगा। सो ये ऐसे बोलेंगे कि सिविल कोर्ट्स का राइट ही नहीं है करके, दे आर आल्सो गवर्नड अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। ये जो बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल ये है, इसके ऊपर अपीलेबल नहीं है। अपीलेबल नहीं है मतलब ये नहीं है द कोर्ट विल गिव इट्स फाइंडिंग। वाई इट इज नॉट बीन अपीलेबल, क्यों नहीं रखा गया बोले तो ये लिटिगेशन लंबा नहीं जाना, सालों से नहीं जाना करके बोल के रखा गया है। स्टिल देन रिवीजन पावर दिए है हाईकोर्ट को। इफ द एग्रीड पर्सन इज देयर ही कैन गो इन अ रिवीजन। सो ये जो बोलते हैं कि ये ट्रिब्यूनल ही काट के छोड़ेंगे, हमें ट्रिब्यूनल से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, 40,000 ये करोड़ों से केसेस पेंडिंग है दूसरे कोर्ट्स में। बाय सेइंग दिस मच ये जो ट्रिब्यूनल को चेंज करेंगे बोल के ये नहीं है। और वक्फ बाई जो यूजर है, यानी कि जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान अक्सर क्या हुआ है लोकल गवर्नमेंट देती है या कोई पंचायत में, नहीं भाई ये जगह आप कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल कर लो या मुसाफिर खाना के लिए कर दो। उसको तो टाइटल नहीं है, उसको तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। दैट इज बाय यूसेज। 200, 300, 500 सालों से यूज करते हैं वो, इट हैज बीन यूज। अब ये बोलते हैं वो जब तक टाइटल नहीं रहेगा दैट प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग टू यू। यूसेज कुछ भी संबंध नहीं है। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोलती है लिविंग इन रिलेशनशिप इज इक्वल टू मैरिज करके। सो जब वो बोल रही है तो व्हेन आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 200, 300, 500 ईयर्स से मैं यूज कर रहा हूं, दैट इज यू कैन नॉट क्लेम दैट इट इज प्रॉपर्टी। सो अब यहां पे जो भी ये है, इसका जो मैनेजमेंट है, जो भी इसकी देख रेखी है, ये वक्फ बोर्ड कर रही है। उसके लिए क्या होना, क्यों कर रही है? बिकॉज अदर पर्सन जो गवर्नमेंट में रहते हैं, बिलोंग पूरे कम्युनिटीज वाले रहते हैं गवर्नमेंट में, दे डोंट नो हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर। कब्रिस्तान में अ मुस्लिम इज बेटर पर्सन हु कैन नो दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड देयर।
द सेम वे अ मुस्लिम कैन नॉट से दैट वो जो भी शमशान घाट में क्या जरूरत है, ही कैन नॉट टेल इट. ये जो चीजें जो बोल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू इफेक्ट. सो ये बाय यूजर जो बोल रहे हैं, इसको हम काट देंगे, देयर इज नो टाइटल, सिर्फ आप यूज करने के जो यूज कर रहे हैं वही कैसा मानेंगे हम लोग. ये जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट अस अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज. बहुत अच्छे मुसाफिर खाना है, ग्रेवेट्स है, इसका पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं गवर्नमेंट. दिस कैन नॉट बी डन. दिस हैज बीन प्रोटेस्टेड, दिस हैज बीन ऑब्जेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक एज वेल एज द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी ये इंट्रोड्यूस किया गया है. और म्यूटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं. अब म्यूटेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बोले तो अब दिल्ली सुल्तानेट से प्रॉपर्टीज आए, अब नवाब अनवर जो दिए वो है, उनके कहां से लेके आएंगे आप? फ्रॉम वेयर डू यू ब्रिंग द लीगल हेड्स ऑफ दोस पर्संस? बहुत होते किंगडम्स खत्म हो गए. सो जब ये म्यूटेशन बोले तो फर्स्ट पर्सन और आज के पर्सन, वो बीच में तो गैप ही है. व्हेन देयर इज अ गैप, दैट प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग टू यू. कहते when I am in usage, when I am using this property, it is deemed that I am the owner of it. वो वैसा नहीं बोलते. जब म्यूटेशन रहेगा, जब आपका ये लाइनेज ही नहीं दिखाएंगे आप, द फ्लो ऑफ टाइटल, ऑटोमेटिकली यू आर नॉट प्रूव्ड इट, सो दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. और मेजॉरिटी ऑफ अवर वक्फ प्रॉपर्टीज वैसे ही है, इट हैज बीन जस्ट बीन यूज. सो ये जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट grabbing of our properties in the guise of a law and utilization of those properties to purchase some MLAs. The same thing what they want to do it. So ये भी चीज नहीं आएगा. अब इसके बाद the composition of the वक्फ काउंसिल्स और वक्फ बोर्ड, इसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर है ना, एंड द सीईओ. अब तक जो सीईओ रहता था, ही इज अ मुस्लिम, मुस्लिम ही सीईओ रहता मेजॉरिटी टाइम. 1-2 एक्सेप्शंस है, अदर देन दैट ऑल द सीईओज आर मुस्लिम्स. ये बोलते देयर इज अ डिस्क्रिमिनेशन. हाउ कैन यू से दैट सिर्फ मुस्लिम ही सीईओ होगा? देयर इज अ रीजन व्हाई अ मुस्लिम शैल बी द सीईओ, बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज के जो डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत होते उर्दू और फारसी में है. हु इज अ बेटर पर्सन टू अंडरस्टैंड दोज डॉक्यूमेंट? अब वो जो डॉक्यूमेंट्स देखना है, पुराने कई सालों से डॉक्यूमेंट्स है. हाउ इज ही गोइंग टू इंटरप्रेट व्हेन ही डजंट नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? वो अल्फाज का माना ही मालूम नहीं है, बोले तो क्या करेगा? इसलिए मुस्लिम को सीईओ बनाओ करके बोल के एक्ट के हिसाब से बना रहे. और why a Muslim shall be, only the Muslim shall be the members of this Waqf board and Waqf council? Because for the management and administration. अब मेरे घर का जो भी मामला रहेगा, मैं बेहतर जानता हूं, हालांकि दूसरा नहीं जानता. जो मेरा दिन बोलेगा, ये बोलेगा, I am the better person rather than other person. The same way it is his person wherein he will tell that this is what is been given, this is what my law, my religion says. सो अब ये जब बोल रहे हैं, तो आप नॉन मुस्लिम को इसमें लेकर आएंगे, बोलेंगे कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैविंग ओनली वन पर्टिकुलर कम्युनिटी पीपल इन दिस करके बोले तो. सो द पर्सन डजंट नो व्हाट आर दी, हाउ इट इज फंक्शन, हाउ इट इज एडमिनिस्टर्ड. अब देख सकते हैं कि आजकल कितना रेडिकलिज्म आ गया है, कितना अगेंस्ट है, अगेंस्ट द माइनॉरिटीज. So a person, unwanted person, I don't want to name him person, you know that he belongs from Bijapur. If that type of a person is made to be a member of it, वो बोलेगा कि right to religion, right to practice, it has been given in the constitution. मेरे को है fundamental right है, मेरा right to. So मैं एक मूर्ति रख के, हर वक्फ बोर्ड में मैं एक मूर्ति रखूंगा, उसके पूजा करके मैं आऊंगा. Does it not affect your right to practice religion? So right to equality है, लेकिन exceptional क्या है? आपको right to practice your religion is also available in the constitution. You cannot say this one. So जब ये जो CEO का आया था, एक a person from
BJP had moved a writ before the Supreme Court stating that 2022 में BJP leader Ashwini Mahajan before the Supreme Court challenged the why a CEO shall only be a Muslim. तो Supreme Court observation करते हैं इसमें when there is an Hindu Endowment Act है wherein it clearly specifies that any priest or a person who is managing the affairs of the temple shall be a Hindu. जब वहां पे है सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं करके सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन करी है. सो और वो जो रीड फाइल किया था वो दैट इज बीन डिसमिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. when the law says that there shall be a Muslim, there shall be a Muslim. When the law says that there shall be a Hindu to manage the affairs of those temple or that, there shall be a Hindu करके it is clear cut. So ये जो चीजें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, so that is going to affect your personally. अब ये बोलेंगे बिकॉज राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, तो जुम्मा दिन नमाज को जाने का रहता है. नहीं विल हैव अ मीटिंग बोले तो व्हाट कैन आई डू. एंड नॉट ओनली दैट, एनी एमपी हु इज बीन इलेक्टेड, एनी एमपी, अ मुस्लिम एमपी शैल बी द मेंबर ऑफ द वक्फ काउंसिल, दैट हैज बीन रिमूव्ड. एनी एमपी, अ नॉन मुस्लिम कैन बी अ मेंबर ऑफ द वक्फ काउंसिल. वैसा एनी एमएलए एमएलसी कैन बी द मेंबर ऑफ द वक्फ बोर्ड्स. Any person who has been elected as the member of the bar council, Karnataka bar council, shall be the member. अभी any Muslim member who has been elected as the member of the bar council shall be the member. वो भी काट रहे हैं. So when majority of the people who comes as a member of this board are non-Muslim, how do you expect that it will run function? Function कैसा होगा वो? Whether it will function as per your religion, as per your customs and tradition. So ये नहीं होगा. So the very purpose of introducing is nothing but diverting everybody's mind and creating such a hurdle that there shall be some clashes among the communities. ये community के बीच में clashes रहेगा. जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दिस इज सिर्फ एक एक्सक्लूसिव राइट इनको ही दे रहे करके, बट प्रोविजंस तो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है टू मैनेज योर अफेयर्स, इट इज बीन गिवन. बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इज टोटली न्यू थिंग एंड दे मे गो टू एक्सटेंड ऑफ रिमूविंग द इलेक्शन एट ऑल. इलेक्शन ही नहीं रहेगा. when the board members are in majority, they will say that we don't want any election. Let the chairman also will nominate. जब nominate करेंगे बोले तो किसको भी कोई भी nominate हो जाता. Can he function properly? Can he take the care of the management of these affairs of this our properties? So this is totally against our constitution itself. और मुतवली के बारे में भी बोल रहे हैं. देयर इज नो क्लियर कट व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट डू यू वांट, हाउ व्हाट इज द प्रोसीजर यू वांट टू, वो भी साइलेंट है. ओके, इफ एट ऑल बिलीविंग दैट ओके ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं बोले तो यू कम अप विथ सम कॉन्क्रीट प्लान दैट से दैट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अ मुतवली, हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मुतवली, व्हाट इज हिज रोल, how the account has to be given, ये सभी कुछ भी नहीं है, ये सब absent है. और further they will go to an extent of saying that any person can be appointed as a mutwali also. Mutwali is nothing but the caretaker of that property or that dargah और खानखा कुछ भी रहेगा, who is a caretaker. The definition ही वैसा है. So any person can be a caretaker. Can a person other than a Muslim can perform all those duties what has been prescribed in the Islamic rights and religion? So by introducing this type of act and a bill is going to affect your personal right at all. So and और एक जो सेक्शन 107 है लिमिटेशन का एक्ट के बारे में जो बोला गया कि लिमिटेशन है. अब फॉर एग्जाम्पल वफ बाय यूजर, वो जो कोई भी ये कर रहा है, यू आर यूजिंग इट, यू आर एंजॉइंग इट और यू माइट हैव पेड द टैक्सेस आल्सो टू द गवर्नमेंट.
कोई भी पर्सन आके उसके बारे में ही कैन फाइल एप्लीकेशन बिफोर द डेप्टी कलेक्टर वंस देयर इज अ डिस्प्यूट. एनी पर्सन, एग्रीड पर्सन करके नहीं है अभी, एनी पर्सन कैन कम एंड गिव एन एप्लीकेशन. एनी पर्सन कम एंड अब मुझे हुक्म ही तुम ना सताना है बोले तो एक लाख जाएगा, बोलेगा ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू दी गवर्नमेंट, सो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है करके उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया. तो दी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफ्टर इंक्वायरी ही वाज नॉट गोइंग टू चेंज द रिकॉर्ड. वंस ही गेट्स दैट एप्लीकेशन ही इज गोइंग टू चेंज द रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड ही चेंज हुआ बोले तो हाउ आर यू गोइंग टू, यू आर यूजिंग इट फ्रॉम राइट फ्रॉम 200 years प्रॉपर्टीज यूसेज में है. जो ये प्रॉपर्टीज यूसेज में है, एनी पर्सन टॉम डिक एंड हैरी कैन गो एंड गिव दिस एप्लीकेशन. वो जो एग्रीड पर्सन जिसे इफेक्ट हो रहा है वो जाके देना ना, जिसे इफेक्ट हो रहा वो छोड़ के कोई भी दे सकता. कल को ये छोड़ के कितने भी अब दरगाहें हैं, कितने भी खानका है, कितने भी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे है करके बोले तो व्हाट इज द रिपरकशन. द सेम थिंग व्हाट हैज हैपेंड इन द दिल्ली. 123 प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू वक्फ हैज बीन, एक कमिटी बनाए थे. कमिटी क्या बोले, यस करके बोलने के बावजूद क्या हो गया, दिस प्रॉपर्टी डजंट हैव अ प्रॉपर टाइटल, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट करके बोल के छोड़े. नो 123 that case is pending before the Honorable High Court of Delhi. अभी भी है. So if you are going in, all the properties are going in litigation, disputed structure, disputed property. ऐसा ही बोलेंगे तो disputed रहे बोले तो उधर का गवर्नमेंट का नाम चढ़ाएंगे. तो आप हर चीज आपके प्रॉपर्टीज पे गवर्नमेंट का चढ़ेगा तो व्हाट रिमेन्स विथ यू, क्या बचेगा आपके पास. So this is the reason which we have to oppose. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करीबन 8 लाख ऑब्जेक्शन सजेशंस जेपीसी पास गए हैं. लेट अस होप दैट सम कॉन्क्रीट थिंग्स कम्स बिफोर द पार्लियामेंट सो दैट दे नीड नॉट चेंज. और इसमें ड्रास्टिक चेंजेस जितना बोल रहे हैं कि ड्रास्टिक चेंजेस, जो सेक्शन 40 है जो बोल रहे हैं दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जो प्रॉपर्टी कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ बाय द वक्फ बोर्ड्स. इट इज नॉट लाइक दैट. क्लियर कट ये है. जो भी बोल रहा है शायद पढ़ा नहीं है वो. ही हैज नॉट रेड व्हाट द वक्फ एक्ट सेज. सो ये चीजों से जो चीज ये इंट्रोड्यूस करने ला रहे हैं, इट इज नथिंग बट दे वांट टू क्रिएट अ फियर. दे वांट टू से दैट ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी ग्रैब्ड बाय द गवर्नमेंट इन द गाइज दैट नो दिस इज द law wherein you have failed to prove that this property belongs to you. So आप साबित नहीं करें, so it goes to the government. So ये इसके सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स और नॉट ओनली दी मुस्लिम कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी वाले भी अपोज करे सो है. लेट अस होप दैट अ गुड रिजल्ट विल कम. अल्लाह से यही दुआ है कि ये अमेंडमेंट नहीं लाना करके बोल के. और एक इसमें ये भी बोलते हैं देयर इज लॉट ऑफ करप्शन इन वक्फ बोर्ड्स. हाँ, इट इज एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट दैट देयर इज अ करप्शन. इट इज नॉट इम्यून. डज एनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्ट नहीं है? अब कहां पे भी जाओ देयर इज अ करप्शन. इज देयर एनी एडस्टिक या कुछ ऐसा चीज ये अमेंडमेंट में लेकर आ रहे हैं कि वही भाई, if a person is been caught, the official is only been caught taking bribe, he shall be suspended or he shall be removed from the service or he shall be given imprisonment इतने years का. वो कुछ भी नहीं है. So they say that there is a lot of corruption. क्या गवर्नमेंट ये टेक ओवर करने या गवर्नमेंट बॉडी के या गवर्नमेंट इलेक्टेड पर्सन इसमें आने से क्या करप्शन खत्म होगा? फिर ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, है नहीं. अब जो भी है आप अमेंडमेंट लाना है तो वो करप्शन के बारे में लेके आओ. अब ये बताना चाहते हैं कि करप्शन यही लोग कर रहे हैं, हम आएंगे तो करप्शन नहीं रहेगा, यही माना हो रहा ना. सो ये करप्शन के लिए आप कुछ कॉन्क्रीट ब्रिंग सर्टन लॉज दैट ये करप्शन हट जाए.
सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही करप्शन क्यों है भाई? दूसरे गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी करप्शन है। कितने के ऊपर आप ये के इंक्वायरीज के कितने को पनिशमेंट्स हुए हैं? इज देयर एनी डाटा? डाटा कुछ भी नहीं है। बहुत होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर हैविंग केसेस ऑफ करप्शन। हैव दे बीन पनिश्ड फॉर करप्शन? वो भी नहीं है। जस्ट यू आर टारगेटिंग ओनली वन कम्युनिटी और बोल रहे हैं कि सब कुछ गलत इधर ही हो रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? कुछ गलत हो रहा है तो उसका चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब गलत हो रहा है ये पूरा काढ़ो सिस्टम फिर एक दूसरा सिस्टम लगाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो भी चीजेस चेंज करना चाहते हैं, यू इंटरनली ब्रिंग सर्टन थिंग्स दैट इट गेट्स मॉडिफाइड और रेक्टिफाइड rather than changing all those sections and wants to grab all the properties and change the very nature of the वक्फ के बारे में ही चेंज कर डाल रहे हैं। ये वक्फ ही नहीं रहेगा करके बोले तो then what remains with us? So इसके लिए you educate all other people क्या what it is। और बहुत होते हमारे लोगों को भी मालूम नहीं है कि वक्फ एक्ट क्या बोलता है और खामियां क्या है। सिर्फ हम लोग अपोज करना करके अपोज नहीं करना, किस लिए हम लोग अपोज कर रहे हैं करके ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये जानेंगे और दूसरों को भी जानकारी देंगे बोले तो इससे बहुत होते जो बैड इमेज जो क्रिएट किए हैं या सोसाइटी में बता रहे हैं कि ये इतना सब कुछ गलत कर रहे हैं करके, ये मिट जाएगा। सो ये हिसाब से जितना मुझे नॉलेज आता मैं आपके साथ शेयर करा। कुछ बोलने या इसमें रहे तो माफ करो, जो एक्सप्लेन किया हूं कुछ इंशाल्लाह अगर वक्त रहा बोले तो फिर एक बार इसके बारे में करेंगे। और हर एक ये चीज मैं भी आप जैसे आपके प्रेसिडेंट साहब को दिया हूं वक्फ एक्ट के बारे में और अमेंडमेंट क्या कुछ लाना चाहते हैं, आप देख ले सकते हैं कि कहाँ पे वो लोग चेंज करना चाहते हैं, कहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स ही छीन लेना चाहते हैं। तो वो हिसाब से आप देख ले कि ये कर सकते हैं। और मुझे सुने सभी लोग पेशेंस, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।